बच्चों, आई होप कि आपने आज डे 2 का सेशन नंबर 1 अच्छे से अटेंड कर लिया होगा और चैप्टर नंबर 4 को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अब आती है बारी चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑलमोस्ट जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमने क्लास 10th में या 9th में जब हम एसएसटी पढ़ते थे तभी हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो बस ऐसा समझ लो कि अब आप उन सभी चीज़ों को एक तरीके से रिवाइज कर रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, प्लस इंटरेस्टिंग भी है, समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बच्चों, चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट और एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने गांव को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अपने आप ही माइंड में आता है, बट रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस वाले चैप्टर में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा वो है द इम्पॉर्टेंस और द नीड फॉर द क्रेडिट इन रूरल एरियाज। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि रूरल डेवलपमेंट करने में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है पैसों की, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रूरल क्रेडिट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट हो, आपके यहाँ पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है, आपके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी कैसी हो पा रही हैं? क्या बिना पैसों के कोई काम हो पाता है? बिल्कुल ही नहीं। आप चाहते हो कि फार्मर्स की जो लैंड है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भी आउटपुट जनरेट हो, तो ऐसे में फार्मर को भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, उसको भी तो अच्छे इनपुट्स लेकर आने पड़ेंगे, उसको फर्टिलाइजर पे पैसा खर्च करना होगा, उसको अच्छी वैरायटी वाले सीड्स भी लेकर आने होंगे, बट वो ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएगा? उसके पास तो बहुत सारा पैसा नहीं होता है। तो बहुत ही मेजर इशू है रूरल क्रेडिट। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है रूरल एरियाज के अंदर पैसों की। तो देखते हैं ज़रा कि क्या ज़रूरत है। The growth of rural economy depends primarily on infusion of the capital। मैं कहूँगी सिर्फ रूरल एरियाज नहीं, कहीं पर भी अगर आपको डेवलपमेंट करना हो तो वहाँ आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बोला कि कितना इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल है, टाइम टू टाइम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर भी। The small and the marginal farmer practice the subsistence farming. They need credit as they have no surplus production। अब जो हमारा फार्मर है उसको भी तो पैसों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं। अब क्यों करते हैं सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए? क्योंकि उनके पास कोई सरप्लस प्रोडक्शन बचता ही नहीं जिसको वो मार्केट में बेच सकें। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, तो बहुत ज़्यादा वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनपुट कम है उनके पास। सेकेंडली, credit assumes a very important role in the rural areas because of the long gestation period। अब क्या होता है कि आपने जब सीड्स सो किए, यानी कि द सोइंग ऑफ सीड्स जब हुआ, उसके बाद आपने जब उसको फसल में कन्वर्ट किया, यानी कि आपकी हार्वेस्ट डेवलप हुई, वो हार्वेस्ट जब मार्केट में बिकी, आपके पास पैसा आया, तो एक बहुत ही बड़ा टाइम गैप है। अब इस टाइम गैप को एक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स नहीं सरवाइव कर सकता विदाउट एनी मनी। तो ऐसे में उनको ज़रूरत होती है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, कंजप्शन पर्पस के लिए भी हमारे फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत होती है। सो द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर production is quite long, due to which farmers borrow from the various sources to meet their initial investment on seeds। अब देखो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने ये बात आपको बता दी है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है हमारे पास, कि हमने अपनी क्रॉप की सोइंग करी, फिर उसके बाद उसको मार्केट में हमने बेचा, तो इन सभी के बीच में हमें पैसों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हमें सीड्स खरीद के लेकर आने हैं, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, अलग अलग इम्प्लीमेंट्स चाहिए हमें, और भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। ये तो सिर्फ हमारी फार्मिंग से रिलेटेड है, और भी तो खर्चे होते हैं, जैसे कि फैमिली एक्सपेंस हो रहा है, मैरिज के ऊपर, डेथ के ऊपर, कोई रिलीजियस सेरेमनीज हो रही हैं, तो क्रेडिट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंस हमने समझ ली। अब क्रेडिट किस किस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए? आपको दो पर्पज़ के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो आपको इनपुट्स लेने होते हैं, इसलिए चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस में आपने देखा कि आपको मैरिज के लिए पैसा चाहिए, रिलीजन सेरेमनी हो रही है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। अब कहाँ से आएगा ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आता है? दो सोर्सेज है आपके पास।
नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, या मैं इसको कहूँ फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल कहेंगे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल को, यानी कि आपके पास पैसों के कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो इनफॉर्मल है। कैसे इनफॉर्मल है? जिनके लिए कोई इंस्टीट्यूट सेटअप हमने नहीं किया, जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, जो गांव में बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई फॉर्मली अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन कोई सेटअप नहीं कर रखा है। बस जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है ये आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और आप पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हुए आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या आपकी ज़मीनों को अपने पास गिरवी रखवा लेंगे, अगर आप टाइम से पैसा नहीं दोगे तो ये आपकी ज़मीनों को जब्त भी कर सकते हैं। तो ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रूरल क्रेडिट के लिए, जहां पर गवर्नमेंट आती है और यहां पर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द मनी लेंडर, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, द लैंडलॉर्ड्स, द रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स। ये वो लोग हैं जो हमें पैसा देते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम से हमने ये देखा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके हमसे, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो मैनिपुलेट्स कर देते हैं अकाउंट्स को, अकाउंट्स में झोल झाल कर देते हैं और उनको ये दिखा देते हैं कि देखो इतना इंटरेस्ट लग चुका है, इतना आपने पैसा हमसे उधार लिया था। वो बेचारा नहीं समझ पाता, क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं है इन सब चीज़ों की। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता था। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो बहुत ज़्यादा मदद हुई हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। तो अगर मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस चीज़ के लिए सेटअप किए गए हैं, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर पढ़ के जाना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको हमें पढ़ के जाना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम सारे ही, पढ़ने तो देखो सब कुछ ही है हमें, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है जो हमें रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो सारे बैंक्स होते हैं जिसके साथ जनरल पब्लिक डील करती है, जैसे कि हम अगर देखें तो हमारा SBI में अकाउंट है, हमारा PNB में अकाउंट है, हमारा कोटक महिंद्रा में अकाउंट है, HDFC है। ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो पब्लिक को लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इनसे मनी उधार ले सकते हैं, एज वेल एज अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप इनके पास जाकर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स। अब क्या होता है कि रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें रूरल क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके अंदर हमें ज़रूरत थी कि गांव में हर किसी के पास ये जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है इसकी पहुंच हो। तो इसके लिए बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स ओपन किए गए, यानी कि कोशिश की गई ऐसी कि हर एक रीजन में एक बैंक ओपन किया जा सके। थर्ड वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कमर्शियल बैंक नहीं पहुँच पा रहा है, RRBs अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमारे पास उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जहां पर पूलिंग ऑफ मनी हुआ कि बहुत सारे लोग आपस में एक साथ आए और उन लोगों ने यहां पर अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब क्योंकि इस बैंक का नाम एक स्पेसिफिक है लैंड डेवलपमेंट, तो ये ऐसे बैंक थे जो फार्मर्स को पैसा देते थे उनकी लैंड के डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आपको किसी भी ऐसे पर्पस के लिए पैसा चाहिए जिससे आप अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको, उसको और ज़्यादा फर्टाइल कर सको, तो उसके लिए बहुत इजीली ऐसे बैंक से आपको पैसा मिल जाया करता था। फिफ्थ है हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको तभी इसको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिस तरीके से RBI कंट्रोल करता है सभी कमर्शियल बैंक्स को, उसी तरीके से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रूरल क्रेडिट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उन्हीं सबको कंट्रोल करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को सेटअप किया गया था 1982 में एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
कि ये हमने इसीलिए एस्टैब्लिश किया क्योंकि जितने भी फाइनेंसिंग सिस्टम रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं रूरल क्रेडिट के लिए, ये उन सभी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, जिसे सेटअप किया गया था 1982 में। अब बात करते हैं थोड़ी सी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जिसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम और सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है, इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उस तक नहीं पहुंच सकते, नहीं जा पा रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास, नहीं जा पा रहे हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जहाँ पर कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हुए और सभी ने थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, और यहाँ पर जब पूलिंग ऑफ मनी हुई तो उसके बाद इन्होंने जिस भी उस ग्रुप के अंदर जिस भी पर्सन को पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी, उस पर्सन को वो इकट्ठा किया हुआ पैसा दे दिया जाता था, और वो पैसा इजी इंस्टॉलमेंट में रीपे भी किया जा सकता था। तो बहुत ही अच्छा सोर्स था कि अगर आपके पैसों की ज़रूरत कम है, आप नहीं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पा रहे हो कमर्शियल बैंक्स की, तो ऐसे में आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। सो माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं कि अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो फॉर्मल सेक्टर को, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू अपने पैसों की समस्या को दूर कर सकते हो। Recently, the self-help groups have emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but also not been fully integrated into the overall rural social and community development. Since some kind of collateral is required, vast proportion of the poor rural households were automatically out of the credit network. अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि क्यों हम फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप तक हमें जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा गया है कि कोलेट्रल डिमांड की जाती है। कोलेट्रल का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक ऐसी सिक्योरिटी, एक एडिशनल सिक्योरिटी जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप एक लोन लेने के लिए जा रहे हो बैंक से, तो बैंक कहीं ना कहीं आपसे गारंटी मांगता है, आपसे ये कहता है कि आपको कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा। अब एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर अगर उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो उसको फिर वहाँ से क्रेडिट नहीं प्रोवाइड होता था। So, self-help groups are playing a crucial role in meeting the credit requirement of the poor by inculcating the saving habits among the rural households. और यहाँ पर इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट को जनरेट किया कि हमने ये एक रिवाज बना दिया है कि हर महीने हम लोग 2000 रुपये इकट्ठा करेंगे और उसको जोड़ेंगे। तो इस तरीके से लोगों के अंदर सेविंग हैबिट भी जनरेट हुई, और कहीं ना कहीं वो आपका खुद का जोड़ा हुआ ही पैसा है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। They promote the thrift in the small proportion by a minimum contribution from each member. तो इसलिए यहाँ पर एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन का उन्होंने स्कीम लॉन्च किया कि ऐसा करते हैं जैसे कि हम लोग अपने आसपास कमेटी सुनते हैं कि कमेटियाँ डाली जाती हैं। अब कमेटियाँ डाली जाती है इससे क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप मंथली एक अमाउंट है जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, और फिर उसके अंदर वो पर्ची वाला सिस्टम भी होता है कि फिर जिसकी पर्ची निकली उसके नाम पर वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको बाद में आप उसी जो स्मॉल प्रोपोर्शन या जो मिनिमम अमाउंट आपने डिसाइड किया होगा उसमें आप उसको रीपे कर सकते हो। From the pooled money, credit is given to the needy member to be repayable in the small installment at the reasonable interest rate. उसके बाद जो भी नीडी मेंबर होता है, जब हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास सारा, तो जो भी नीडी मेंबर होता है ये पैसा सारा उसको दे दिया जाता है जिसको वो रीपे कर सकता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाता है वो भी बहुत ही रीजनेबल होता है। These self-help groups have also helped in empowerment of the women in the rural economy. However, the borrowing are mainly confined to the consumption purpose. और रूरल इकोनॉमी के अंदर हमारी विमेंस को एम्पावर करने के लिए भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल किया गया, बट स्टिल ऐसा देखा गया कि जितना भी काम हो रहा था वहाँ पर जो पर्पस था वो क्या था, कंजप्शन। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि ये रूरल बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा रहा, तो यहाँ पर हम उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी कि क्या इसकी अचीवमेंट्स रही और क्या इसके फेलियर्स या ड्रॉबैक्स रहे, अब ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
सो पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं या अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट फैसिलिटीज ने हेल्प किया फार्मर्स को कि उनको यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन्स अवेलेबल हुए। बफर स्टॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ, फूड सिक्योरिटी अचीव हुई, फेमाइंस भी हम लोग कंट्रोल कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर हाथ में पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, पैसों की कमी है तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। बट ड्रॉबैक्स क्या रहे कि जो फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म था वो इनएडिक्वेट था, मतलब स्टिल आप ये कह सकते हो कि जो एक्चुअल जो हमारा मेजर इशू था उसको हम अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ थी जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पूछी जा रही थी जिसको हमारे फार्मर्स पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन था उसको भी हमारे फार्मर्स नहीं कंप्लीट करा पाते थे। एग्रीकल्चर लोन के अंदर जो रेट्स चार्ज किए जाते थे वो जनरली हाई थे। अब एक फार्मर अपने पैसों की समस्या के लिए बैंकिंग सिस्टम के पास आता है बट वहाँ पर उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो ऐसे में फिर वो बिना लोन के ही वापस जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि बैंकिंग सिस्टम ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया बट वो बहुत सारी ऐसी हमारे सामने डिमेरिट्स लेकर आया जिसकी वजह से जो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे वो सोल्यूशन हमें तब भी नहीं मिला। तो रूरल क्रेडिट का जो टॉपिक था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि रूरल क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके अचीवमेंट्स क्या रही और उसके फेलियर्स क्या रही, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है इस चैप्टर के अंदर से वो है आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। लोगों को पैसा मिल गया है, अब आप अच्छी वैरायटी के सीड्स भी लेकर आ पा रहे हो, फर्टिलाइजर्स भी खरीद के लेकर आ पा रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी आपके पास, आपकी हार्वेस्ट रेडी है, बट आप उस हार्वेस्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे, वो क्या फैसिलिटीज़ अब आपको चाहिए जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो लोगों तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उसी चीज़ के बारे में आपको बताएगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है और वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर हम लोग फेस कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country। जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि आपको सामान सिर्फ मार्केट तक पहुँचाना है और उसको बेचना है, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहले चीज़ों का असेंबल करना, देन उसको प्रोसेसिंग कंडीशन में लेकर आना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको डिसीजन लेना है, पैकेजिंग करनी है, उनकी ग्रेडिंग होनी है, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। अब हमारे फार्मर्स कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर? सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आती थी कि वो किस तरीके से ट्रेडर्स को अपना सामान बेचें। तो ये पहली प्रॉब्लम निकल कर आई कि हमारे फार्मर्स को नहीं पता कि मार्केट तक सामान कैसे ले जाया जाएगा। मोर ओवर यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही थी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की, कि हमने सामान मार्केट तक पहुँचा दिया ट्रेडर्स तक, बट जब पेमेंट रिसीव करने की बात आती है तो यहाँ पे अकाउंट्स के साथ की जाती है छेड़छाड़। उनको नहीं पता चलता कि कितने का सामान उन्होंने बेचा और कितनी पेमेंट उनको अब रिसीव करनी है। Second problem, farmers who did not have the required information on prices prevailing in the market were often forced to sell at the low price. Even farmers के पास थोड़ी सी information की भी कमी थी, उन्हें नहीं पता था कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, जिसकी वजह से वो लो प्राइस पर भी अपना सामान बेचकर आ जाया करते थे। They also did not have the proper storage facility to keep back their produce for selling later at the better price. एट द सेम टाइम उनके पास जगह की भी फैसिलिटी नहीं थी, वेयर हाउसेज नहीं थे उनके पास कि चलो ठीक है हम वेट करते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी प्राइस जब हाई होगी तब हम अपना सामान बेचेंगे। उनको लो प्राइस पर ही सामान बेचना पड़ता था, क्योंकि अगर वो नहीं बेचते तो वो खराब हो जाता। More than 10% of the goods produced in farms are wasted due to the lack of storage। तो ये देखने को भी मिला कि 10% से भी ज़्यादा सामान इसीलिए ख़राब हो जाता था क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी।
Inadequate transportation facilities and the bad weather roads have added to the problem of taking the agriculture produce to the nearby market. उसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की कमी थी, जो रोड्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर वेदर कंडीशन चेंज होती है तो वो सर्वाइव कर सके, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था और इसने भी हमारी एक प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया कि क्यों हम नियर बाय मार्केट्स तक अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, उसके साथ हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, विच इज़ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सिर्फ फूड ग्रेन्स आते हैं, बट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है कि आपको अदर एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लोर करना होगा, आपको वेराइटीज़ ऐड करनी होगी अपने एग्रीकल्चर में। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग वेराइटीज़ टू योर प्रोडक्ट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ को ऐड कर सको, आप अदर एक्टिविटीज़ या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी एंटर कर सको, उसको बोला गया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब इसकी नीड क्यों अराइज हुई, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप फार्मिंग पे डिपेंड रहें, जैसा कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम से देखते आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हमने ये वहाँ पर भी देखा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो फार्मिंग में लगी हुई थी, बट स्टिल आउटपुट बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा हम वहाँ पर देख ही रहे थे। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप अलग अलग जो और आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है उसमें भी एंटर करें, ताकि आपको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन मिले, कि आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले जो स्टेबल इनकम आपके लिए जनरेट कर सके। Much of the agricultural employment activities are concentrated in the Kharif season. However, during the Rabi season, it becomes difficult to find the gainful employment in the areas where there are inadequate irrigation facilities. अब कहीं ना कहीं जब हम फार्मिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब हमारा जो इंडियन फार्मर था, अगर मैं इंडिपेंडेंस तक की बात करूं, तो वो मॉनसून पे डिपेंड करता था, रेन पे डिपेंड करता था। बट धीरे धीरे जब हम लोगों ने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया, तो हम यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में भी जानने लगे। बट यहाँ पर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? फिर से वही, क्योंकि उनके पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज था, इनएडिक्वेट फाइनेंस था। एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ये तो हम जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर पहले से ही इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो ज़रूरत है कि फार्म नहीं नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ भी अब हमें बढ़ना होगा। अब अगर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में मैं नॉन फार्म सेक्टर्स की बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग है हमारे पास यहाँ पे डेयरिंग है, फिशिंग है, और भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर आप एंटर कर सकते हो। बट उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है हमारा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। और इन सभी चीज़ों में अगर एक बार को आ भी जाता है कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में लिखिए, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको लिखना है, या फिशरीज़ के बारे में आपको लिखना है, तो आप अपने आप लिख सकते हैं। बट हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए, और हो सकता है कि शायद वो चीज़ें आप अगर अपने आप लिखने जाएंगे तो आप नहीं लिखें। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता रही हूँ जो आपको यहाँ से पढ़कर ही जाने हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। It refers to the branch of agriculture that deals with growing of fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices, and the plantation crop for the commercial purpose. These crops provide the food and nutrition besides providing employment. तो यहाँ से आपने ये समझा कि हॉर्टिकल्चर हमारे एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जहाँ पर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी कुछ मेडिसिन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तुलसी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिलेंगे, कुछ ऐसे मसाले, आपके स्पाइसेस हैं आपके पास, जो आपको आगे दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं। ये क्रॉप सिर्फ आपको फूड और न्यूट्रिशन ही नहीं दे रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देंगी। तो बहुत ज़्यादा फायदा है हमारे पास हॉर्टिकल्चर का। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द हॉर्टिकल्चर एज इट ब्लेस्ड विद द वेराइंग क्लाइमेट एंड द सॉइल कंडीशन। अब हमारा इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है कि ये हमें वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप
ग्रो करने में हेल्प करता है। यहाँ पर इतना अच्छा क्लाइमेट कंडीशन है, हमारी जो यहाँ की सॉइल है उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप कर सकते हो, आप वेराइटीज ऐड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो नियरली 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ने देखा कि हम यहाँ पर वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं बहुत सारे फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि मैंगोज है हमारे पास, बनानास, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड द नंबर ऑफ स्पाइसेस, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, गोल्डन रेवोल्यूशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन कौन से एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या हुआ। So the period between 1991 to 2003 is also called a period of golden revolution because during this period the planned investment in the horticulture become highly productive and the sector emerged as a sustainable livelihood option। तो यहाँ पर देखा गया कि इस पीरियड के बीच में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी थी हॉर्टिकल्चर के अंदर वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रही और इस सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को इनकम जनरेट करके दिया और ये बन गया एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स। इसने बहुत सारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया। उसके साथ साथ फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, hybrid seed production, tissue culture, propagation of the fruits and flowers and the food processing are highly remunerative employment options for the women in the rural areas। कि अगर हम अपने रूरल एरियाज की विमेन की बात करें तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन हुए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हमने हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको इस सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्हांस करना है, ग्रो करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केटिंग लिंक होना चाहिए आपका, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए हमें, और टेक्नोलॉजी में लगातार हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा और उसका डिससेमिनेशन यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलाना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे ऐसे मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम हॉर्टिकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस करे हैं सिर्फ वो टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हमारे हुए हैं वहाँ से मैंने यहाँ पे इन टॉपिक्स को निकाला है और वही आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़रूर पढ़ने हैं, चाहे जितने भी टॉपिक मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करे, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं अपने बुक में, जो भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें निकालिए और उनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। IED आपके लिए सिर्फ इसी पॉइंट पे चैलेंजिंग रहेगा कि आप वहाँ पर आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं। मैक्रो में मैं फिर से वही बात कहूँगी कि टू द पॉइंट आंसर होता है, आपको पता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, आप सीधे उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आप IED की बात करें तो आपको यहाँ पर आंसर फ्रेमिंग अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप IED के अंदर मार्क्स गेन कर पाएंगे 40 आउट ऑफ 40। मैक्रो में आप 40 आउट ऑफ 40 इजीली गेन कर सकते हैं, बट IED में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो हमारा आज डे 2 का सेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर। फिर से मैं ये कहूँगी कि एक बार आप चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा, बट आपको जिन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो टॉपिक मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिए। अब मिलेंगे आपसे सेशन 3 में।